हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बंसल स्टडी अ ग्रेट प्लेस ऑफ लर्निंग में। तो दोस्तों, मैं योगेश आपके लिए स्टैटिक जीके की क्लासेस लेके आया हूँ और सारी क्लासेस जो अभी इस टाइम पे जो पॉलिटी की चल रही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पॉलिटी की स्टैटिक जीके पसंद आ रही होगी और आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद साबित भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, डेली की तरह हर क्लास की तरह मैं आपके लिए आज कुछ नए क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि हमारे पॉलिटी से रिलेटेड हैं। कुछ लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, उससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे। आज देखेंगे आज के क्वेश्चन क्या है। तो सभी दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे ज्वाइन हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करेंगे, आज की क्लास शुरू करेंगे टाइम ना खराब करते हुए। आज का हम क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है। तो सबसे पहले किसने ये घोषणा की थी। बंद मतलब जो बंद किया जाता है, भारत किसी वजह से कोई बंद किया जाता है, उस चीज़ को बंद कहा गया था। और किस राज्य सरकार ने, तो ये केरल की, कौन सी, केरल राज्य की उच्च न्यायालय ने, किसने, केरल राज्य की उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जो ये बंद है वो असंवैधानिक है। मतलब इस बंद का क्या है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि किसी अनुच्छेद या किसी भाग में ये उल्लेख किया गया हो कि बंद एक संवैधानिक घटना है या संविधान के तहत है जो कि इसे बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो इसकी जो घटना थी 1997 की घटना है, जो कि किसके, भरत कुमार के पिछला और केरल राज्य के संबंधित, किसने, 1997 की एक घटना थी जो कि किसके, पिछला वर्सेज केरल राज्य सरकार के बीच में कुछ मतभेद था। उस चक्कर में बंद को लेके ये क्वेश्चन उठा था कि बंद जो है असंवैधानिक नहीं है। ठीक है, और इस चीज़ की पुष्टि जो है उच्चतम न्यायालय भी ने, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ की पुष्टि की थी कि हाँ भाई ये बात सही है कि बंद जो है असंवैधानिक है, ये संविधान के तहत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ के ऊपर ये किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की गई थी। तो ये गोलकनाथ का मामला था। ये कौन सा, गोलकनाथ मामला था, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया कि ये मतलब डिसाइड किया गया कि मौलिक अधिकार जो हैं नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत से ऊपर स्थापित किए जाएंगे। ये जो गोलकनाथ मामला था ये 1967 की बात है। आप नेट पर सर्च करके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं कि क्या था, क्या नहीं था, क्या बात हुई थी। तो इस मामले के तहत ही ये देखा गया था कि मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के ऊपर स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय को क्या प्राप्त है, तो एक तो है मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र। तो उच्चतम न्यायालय को ये जो 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो जो मूल है, ये जो है अनुच्छेद 131 के तहत, किसके, मूल जो है 131 के तहत है, अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार प्राप्त हैं। और अपीली की बात की जाए तो ये अनुच्छेद 132, किसके, अनुच्छेद 132 के अकॉर्डिंग है, जो कि अपीली अधिकार प्राप्त हैं। और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र की बात की जाए तो ये 148, किसके, अनुच्छेद 148 के तहत। ठीक है, 43
143 के तहत हैं, जो कि उच्चतम न्यायालय को ये 3 अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, अगर उच्चतम न्यायालय अगर अपने देश में भारत सरकार और एक से ज़्यादा राज्य के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस चीज़ का सॉल्यूशन, उस विवाद का सॉल्यूशन करने का अधिकार भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस पर आधारित है। तो ये किस पर आधारित है, विधिक न्याय प्रक्रिया पर। किस पर, ये है अपना विधिक न्याय प्रक्रिया, विधिक न्याय प्रक्रिया पर ये आधारित है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, अनुच्छेद 137 के तहत, अनुच्छेद 137 के तहत संसद में जो भी विधिक न्याय बनाया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 137 के तहत जो भी विधिक न्याय बनाया जाता है, या फिर अनुच्छेद 145, किसके, अनुच्छेद 145 के अंतर्गत कोई कानून या कोई कानून बनाया जाता है या कोई नियम बनाया जाता है, तो उस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय को क्या है, अपने जो वो निर्णय लेती है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुना दिया, अगर उस पर पुनर्विचार करना है तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही उस पर पुनर्वलोकन किया जा सकता है, अन्यथा किसी के द्वारा, किसी कोर्ट के या किसी उच्च न्यायालय द्वारा इस पर पुनर्विलोकन नहीं किया सकता है। यह अधिकार, यह शक्ति क्या सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि वह अपने निर्णय पर, किसके, खुद के निर्णय पर फिर से विचार कर सकती है, ठीक है। यह अधिकार 145 के तहत और 147 के तहत जो नियम और कानून बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है। और साथ में उच्चतम न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति को परामर्श के लिए भी, विचार विमर्श के लिए कर सकती है, ठीक है। ये अधिकार भी अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो किसके अंतर्गत, तो ये अनुच्छेद अपना 323 ए के अंतर्गत, 323 ए के अंतर्गत क्या है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण को उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनौती दी जा सकती है। उसके जो निर्णय होता है उसके निर्णय को उच्चतम न्यायालय द्वारा चुनौती दे सकते हैं कि या फिर हम उसके खिलाफ हम अपनी पेश कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में कि भाई हमें निर्णय से आपत्ति है और आप इसका सॉल्यूशन बताइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अच्छा, जो जिला न्यायालय होते हैं उनकी जो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है देखेंगे अभी। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में किसके द्वारा की जाती है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके, राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, राज्य के जो न्यायालय होते हैं उनके जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, वो अपने राज्यपाल के द्वारा। जैसे देश का एक राष्ट्रपति होता है, ठीक है, जैसे देश का एक राष्ट्रपति होता है उसी तरह से एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल दो राज्यों के, एक राज्यपाल दो राज्यों के भी हो सकता है, कंडीशन है उसमें भी, बट जैसे अपने देश का राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से एक राज्य का एक राज्यपाल होता है। राज्यपाल के द्वारा ही ये न्यायाधीश जो होते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं उच्चतम न्यायालय के परामर्श के द्वारा। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा और वो लिस्ट देते हैं और उनके परामर्श के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के परामर्श के द्वारा राज्यपाल के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है। किसके, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, सिर्फ राज्य के, ठीक है। राज्य की बात की जाए, राज्य के उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो इसका आंसर आपका होगा सिर्फ राज्यपाल, ठीक है। अगर आपको ये पूछा था सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों, समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है। इसमें क्वेश्चन में कैसे लिख गया है, ठीक है, कैसे नहीं है, ये है किससे। तो किससे संबंधित मामलों को देखता है, तो ये देखता है पर्यावरण और वन रक्षण, पर्यावरण और वन संरक्षण। देखेंगे यहाँ देखो,
पर्यावरण और वन संरक्षण, तो इन मामलों को देखता है कौन? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि है किसको? पर्यावरण और वन रक्षण मामलों को देखता है, ठीक है। और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हमारी हुई थी 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 2010 को। किसके? नेशनल हरित अधिकरण के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, साफ कर दें थोड़ा। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है अपने ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं और किसी भी डिपार्टमेंट द्वारा अभी ये न्यूज़ नहीं आई है कि आपके एग्जाम कब होंगे, बट पॉसिबिलिटी ये है कि आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। अभी हाल में फ़िलहाल कभी भी का मतलब ये नहीं कि कल परसों में आपकी डेट है, सितंबर अक्टूबर के आसपास आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो दोस्तों सभी अपनी तैयारी ज़ोरों से रखना और सभी क्लासों को ध्यान से देखना और सारे जो क्वेश्चन होंगे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये क्या है? अनुच्छेद 148 के तहत है, जो कि ये अधिकार है कि राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो कार्यकाल होता है, इनका जो कार्यकाल होता है नियंत्रक एवं महालेखा का, तो वो 6 वर्ष के लिए होता है। या तो वो 6 वर्ष अपना कार्यकाल पूरा कर सके वर्षों में। अगर एज के ऊपर आते हैं तो 65 वर्ष इसकी रिटायरमेंट एज होती है, ठीक है। 65 वर्ष या 6 वर्ष, इन दोनों में से कोई भी चीज़ एक पूरी हो जाती है तो वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इतना इनका कार्यकाल होता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन? भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो किसके लिए कार्य करता है? लोक लेखा समिति है एक। किसके? लोक लेखा समिति। कौन सी है ये अपनी लोक लेखा समिति है। इसके तहत वो एक मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 143 के तहत, किसके? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत क्या है कि यह अधिकार प्राप्त है महानियंत्रक और महालेखा को कि वह लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं और इसकी जो अध्यक्षता होती है इसकी जो मीटिंग होती है उसमें भी भाग ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन क्या है अपना आज का? तो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो ये आपका होता है मंत्रिमंडल सचिव। कौन? मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव होता है। ऐसे कैबिनेट सचिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबिनेट सचिव, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी और आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको क्लास से संबंधित कोई शिकायत है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं या कोई भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें बता सकते हैं कि सर ऐसी बात है, आपकी ये दिक्कत है या आपको ये समझ नहीं आ रहा, या फिर आपको अगर किसी और टॉपिक पे क्लासेस चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम आपके लिए उसको टॉपिक और उन टॉपिकों पर क्लास लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, जिससे कि वो भी इस क्लास को पढ़ सकें, और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली अगली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।